हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो भी मैं पढ़ाने जा रही हूँ इसका ये शॉर्ट नोट्स है एनसीईआरटी का। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जिसका लिंक वहाँ पे अवेलेबल है। आप वहाँ से ईजिली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नाम से ही लग रहा है कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात की जा रही है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। According to the World Health Organization, reproductive health is a total well-being in all the except of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि टोटल वेलबींग सारे तरीके से, फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है, सोशल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनली अच्छा काम कर रहा है तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। नहीं, आपको पूरी तरीके से फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, बिहेवियरली और सोशली क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से वेलबींग होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी आप रिप्रोडक्टिव हेल्थी होंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानेंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं जिससे सब कुछ सही रहे। इंडिया इनिशिएट रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम जिसे बोलते हैं फैमिली प्लानिंग इन 1951। ठीक है, इंडिया हमारी पहली कंट्री थी जिसने सबसे पहले शुरू किया रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग। कब स्टार्ट हुआ, 1951 में। Wider reproduction related area are in the operation under the reproductive and child health care program। ठीक है, बहुत इसके अलावा भी बहुत सारे रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया हैं, जैसे कि एजुकेट किए गए हैं लोगों को, और बहुत सारे प्रोग्राम्स और भी आए, जैसे कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे लोगों को अवेयर करते हैं कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो जो स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, सच प्रोग्राम डील द फॉलोइंग। ये प्रोग्राम कुछ बातें बताना चाह रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है, गिव अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सेप्ट फॉर क्रिएटिंग अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। लोगों को जागरूक करते हैं कि रिप्रोडक्शन, जैसे कि लोग को बताते हैं कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन हो सकता है, वो सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। ठीक है, उनको अवेयर करते हैं। सेकेंड पॉइंट दिया गया है, educate people about the birth control, care of pregnant mother, postnatal care of mother and child, importance of breastfeeding, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड एक्सेट्रा। ठीक है, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को इसके बारे में शिक्षित कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं कि कैसे बर्थ कंट्रोल किया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कपल है तो अपने मन से चाहे जितने चाहे बच्चे पैदा कर सकता है, 4 चाहे 5, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, उनको वो सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। अगर ज़्यादा फैमिली मेम्बर बढ़ाएंगे तो एक ही चीज़ नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। ठीक, और बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होंगी, बच्चे के एजुकेशन या फिर बच्चे के लिए जो भी उसके बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि शेल्टर का, क्लॉथिंग का, उसके लर्निंग में, या फिर उसको अच्छा से अच्छा एजुकेशन दिलाने में, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके हेल्थ पे भी, अगर कोई कपल है, उसके पास अगर 2 बच्चे हैं तो बहुत अच्छे से केयर कर सकता है, हर एक चीज़ पे ध्यान दे सकता है। लेकिन अगर उसके पास 4-5 बच्चे हैं तो किसी के एजुकेशन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, किसी के हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल करना ज़रूरी है। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उसका किस तरीके से केयर करना चाहिए वो बताया जाता है। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, की डिलीवरी होने के बाद भी बच्चे और माँ का कैसे देखभाल किया जाए उसके बारे में बताया जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, उनको इम्पॉर्टेंस बताई जाती है कि डिलीवरी के बाद बच्चे को लैक्टेशन कराना, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराना कितना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चे को अपना माँ खुद दूध अपना ना पिला के बाहर के दूध पिला रही है, तो ऐसा करना भी सही नहीं है। उसके बच्चे पे हेल्थ पे इफेक्ट जाएगा उसका। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल
एंड फीमेल चाइल्ड, ठीक है, मेल और फीमेल चाइल्ड कुछ भी हो उसको इम्पॉर्टेंस देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर मेल बच्चा हुआ है, चाइल्ड हुआ है, तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, फीमेल चाइल्ड को नहीं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि फ़ीमेल जो होती हैं बर्डन होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज के मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्न डे में क्या हो रहा है कि फ़ीमेल और मेल को दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी लोग दे रहे हैं। आज भी फीमेल भी वर्किंग हो रही है जितना कि मेल हैं। अब तो उनसे ज़्यादा फीमेल ग्रोथ कर रही हैं मेल से, ठीक है। तो मेल और फीमेल में कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। लास्ट है अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सोशल इविल्स लाइक द सेक्स अब्यूज़ हो गया, सेक्स रिलेटेड क्राइम एक्सेट्रा, ठीक है। अवेयरनेस कराना चाहिए कि जो भी ये पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है उसके बारे में बताना चाहिए कि ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, सोसाइटी के लिए। सोशल इवेंट्स जैसे कि सेक्स अब्यूज़ हो गया, सेक्स रिलेटेड क्राइम जैसे कि रेप वगैरह होते हैं, उस सब चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एम एंड नीड ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। क्या लक्ष्य है, क्या ज़रूरत है कि सेक्स एजुकेशन स्कूल में भी दिया जाए स्टूडेंट्स को, ठीक है। पहला पॉइंट है टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एक्सेप्ट इट हेल्प टू अवॉइड द सेक्स रिलेटेड मिथ एंड मिसकंसेप्शन, ओके। कि स्टूडेंट्स को राइट इन्फॉर्मेशन मिले सेक्स एजुकेशन के थ्रू, कि जो भी उनके मन में मिसकंसेप्शन है सेक्स से रिलेटेड या मिथ है वो दूर हो, ठीक। दूसरा पॉइंट है टू गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेंस एंड द रिलेटेड चेंज, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, STD, एड्स, ETC, ठीक है। उनको स्टूडेंट्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है, एडोलेंस एज के बारे में, जो जो चेंजेस हो रही है प्यूबर्टी के दौरान उनको वो सारी चीज़ें बतानी चाहिए। जो भी सेफ हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस उसके बारे में बताना चाहिए, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं उनके बारे में भी उनको अवेयर करना चाहिए, और एड्स जैसी बीमारी के बारे में तो ज़रूर सबको जागरूक रहना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, कि कैसे पॉपुलेशन को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं और कैसे बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। In 1900, world population was about 2 billion. By 2000, it rockets to be 6 billion and 7.2 billion in 2011. ये डाटा है कि 1900 में 1900 में जो पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की ओनली 2 बिलियन थी, लेकिन यही डाटा 2000 में कितनी हो गई 6 बिलियन, और 2011 की बात की गई जिसमें 7.2 बिलियन है। ये डाटा याद करना पड़ेगा, ठीक। In India, population was nearly 350 million at the time of independence, मीन्स 1947 की बात की जा रही है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी लगभग 350 मिलियन थी, लेकिन इट reached 1 billion by 2000 and crossed 1.5 billion in May 2011। ये डाटा मई 2011 की है, ठीक। पहले 2000 में 1 बिलियन थी और 2011 में मई में 1.2 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई। पॉपुलेशन इतनी तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है। इट मीन्स एवरी 6 पर्सन इन दी वर्ल्ड इज़ एन इंडियन, ठीक है। इसका मतलब है कि हर 6वां इंसान दुनिया में इंडियन है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक रूम में 10 लोग हैं तो उसमें जो 6 पर्सन होगा वो इंडियन है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की उस समय बढ़ रही थी, अभी भी बढ़ रही है। अभी का तो डाटा नहीं है लेकिन पहले का है। वर्ल्ड का 1900 में कितना है 2 बिलियन है, 2000 में कितना है 6 बिलियन है, 2011 में 7.2 बिलियन है। इंडिया का देखा जाए तो 1947 में अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन है, 2000 में 1 बिलियन है और में 2011 में 1.2 बिलियन से भी ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू द 2011 census report, our population growth rate was less than 2%, a rate at which our population increasing rapidly. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसर रिपोर्ट से हमें पता चला कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2% से कम है, लेकिन अभी क्या है जो रेट है एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीजिंग रैपिडली, और अभी हमारा जो रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ का बहुत तेज़ बढ़ रहा है। रीज़न फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि कौन कौन से ऐसे रीज़न है जो पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं तेज़ रफ्तार से, ठीक। पहला दिया है इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटी एंड बेटर लिविंग कंडीशन। अभी क्या हुआ है कि हर जगह हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, हर अर्बन एरिया में तो है ही है, रूरल एरिया में भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल अवेलेबल हैं, पूरे अच्छे से मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, बेटर लिविंग कंडीशन हो गई। पहले के ज़माने में क्या होता था
अगर हॉस्पिटल रहता भी था तो काफ़ी दूर रहता था, 40-50 किलोमीटर, ठीक है। तो पहले जो होता है हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, तो डिलीवरी के दौरान भी माँ या फिर बच्चे किसी की डेथ भी हो जाती थी। अब क्या है, अब हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, तो दोनों बच्चे और माँ दोनों का अच्छा केयर हो रहा है, ठीक है। ये भी पॉपुलेशन मतलब फैसिलिटीज़ मिली, लोग उसका ही इस्तेमाल करके और सारी चीज़ों में प्रॉब्लम कर दी है। फैसिलिटी है तो पॉपुलेशन बढ़ाना स्टार्ट हो गया, ठीक। ये भी एक रीज़न है। दूसरा पॉइंट है रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। पहले मैंने बोला ना कि हॉस्पिटल्स नहीं रहते थे, मेडिकल अच्छा केयर नहीं मिलता था मदर को या फिर बच्चे को, तो क्या होता था कि डिलीवरी के दौरान ही माँ या फिर बच्चे को डेथ हो जाती थी, या फिर बच्चे की प्रॉपर मतलब देखभाल नहीं की जाती थी, उसके बाद भी डेथ हो जाता था, मतलब उसको मेडिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी जिसकी वजह से डेथ कभी ना कभी हो जाता था बच्चे का। तो अभी क्या है, अभी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है जिसकी वजह से बच्चे और माँ दोनों का जो मेर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है, वो कम है। इससे वजह से पॉपुलेशन बढ़ भी रही है, ये भी एक रीज़न है। थर्ड पॉइंट दिया गया है इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन रिप्रोड्यूसिंग एज, ठीक है। जो रिप्रोड्यूसिंग एज में है, जैसे नए नए जो कपल्स आ रहे हैं उनका नंबर बढ़ रहा है, तो उससे भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। इम्पैक्ट ऑन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कौन कौन से इम्पैक्ट पड़ेंगे पॉपुलेशन अगर खूब बढ़ जाएगा तो क्या। सेक्रेसिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, कमी पड़ जाएगी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, फूड शेल्टर क्लॉथिंग, कपड़ा घर मकान, सब चीज़ों की कमी हो जाएगी अगर पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ेगा। फूड भी हमारे पास क्या है, एकदम लिमिटेड है, शेल्टर भी लिमिटेड है क्योंकि लैंड लिमिटेड है, और ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो उनको भी तो, जिनके घर में 2 लोग हैं वो ईजिली अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन जिनके घर में अगर पॉपुलेशन 2 से 10 हो जा रहे हैं और इनकम जो देने मतलब इनकम कमाने वाले जो भी हैं 2 ही हैं, तो फिर प्रॉब्लम होगी ना हर चीज़ में, उनकी जो भी बेसिक नीड्स है वो भी पूरा नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो पॉपुलेशन अगर इस तरीके से बढ़ेगा तो सबकी जो बेसिक नीड्स है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो ये सब इम्पैक्ट है कि अगर पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सबकी बेसिक नीड्स नहीं कंप्लीट होंगी। कंट्रोल मेजर्स, ठीक है, कौन कौन से ऐसे कंट्रोल मेजर्स हैं जिससे ये पॉपुलेशन को हम रोक सके, ठीक। मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग कंट्रासेप्टिक मेथड, ठीक है। कंट्रासेप्टिक मेथड है मतलब बैरियर का काम करता है जिसके तहत पॉपुलेशन को रोका जा सकता है। दूसरा पॉइंट है अवेयर पीपल अबाउट द स्लोगन हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू, मेनी कपल हैव टू अडॉप्टेड वन नॉर्म वन चाइल्ड नॉर्म, ठीक है। कुछ पोस्टर वगैरह देखे होंगे न्यूज़पेपर में या फिर ऐसे नॉर्मल कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे भी ये देखने को मिलता है कि अगर स्लोगन देखा जाता है हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू, मीन्स 2 कपल हैं, हम दो का मतलब ये है कि कपल हैं और उनके 2 बच्चे, ठीक है, कि हम या तो एक लड़का एक लड़की या फिर 2 लड़के या जो भी हैं बच्चे में, ठीक है, वो ही रहेंगे, ये नहीं कि बढ़ाते रहें, वी टू आवर टू। लेकिन कुछ कपल्स ऐसे हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया कि पॉपुलेशन कम करने के लिए, जैसे ये अर्बन वाले लोग जो हैं उन्होंने ज़्यादा करके किया कि वन चाइल्ड नॉर्म, कि हमारे एक ही बच्चे होंगे, कपल ने डिसाइड किया कि हम एक बच्चे पैदा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैट्यूटरी यूजिंग ऑफ ए मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल 18 ईयर्स एंड द मेल 21 ईयर्स, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में जो मतलब मेल और फीमेल बच्चे में ही शादी हो जाती थी, छोटी एज में शादी हो जाती थी। पहले लड़की अगर मान लीजिए 7-8 साल की है, लड़का 10-11 साल का, शादी हो गई, या 4-5 साल होते ही लड़की की शादी हो जाएगी, लड़का बड़ा ही रहेगा। लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट इस पर भी रोक लगाया है, जब तक लड़की 18 साल की नहीं हो जाती और लड़का 21 साल का नहीं हो जाता तब तक शादी नहीं हो सकती, ठीक है। ये भी अच्छा चीज़ है। प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल कंट्रासेप्टिव, एक आइडियल कंट्रासेप्टिव की कौन सी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूज़र को अच्छा बेनिफिट मतलब अच्छा यूज़ करने में हेल्प करें, कौन सी ऐसी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला है यूज़र फ्रेंडली, जो भी यूज़ कर रहा हो उसके लिए फ्रेंडली हो, ईजिली अवेलेबल हो, मार्केट में आप ईजिली उसे खरीद सकते हैं। इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि जिस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं वो मतलब उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। रिवर्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार कंट्रासेप्टिक खरीद लिया तो बार बार हमें खरीदना पड़ रहा है, उसमें भी तो पैसा वेस्ट हो रहा है। तो वो रिवर्सिबल होना चाहिए कि एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, ऐसा नहीं है कि कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट देखने को मिले, तो फिर क्या मिलेगा उससे बेनिफिट, कुछ नहीं, फिर वो भी तो इशू ही क्रिएट कर रहा है बॉडी में, हेल्थ में,
ठीक है। तो या तो साइड इफेक्ट कुछ रही ना, या तो साइड इफेक्ट रहे तो थोड़ा साइड इफेक्ट रहे। थर्ड पॉइंट है इट शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव डिजायर एंड सेक्स एक्ट। ठीक है, ये कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो हैं ना सेक्सुअल मतलब कॉपुलेशन के दौरान इसमें जो भी कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज किए गए हैं वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। ठीक, कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बात करते हैं। पहला जो है नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड के बारे में बात करते हैं। नेचुरल का मतलब कि बिना किसी बैरियर के, ठीक है, ये बस नेचुरली बॉडी में। अवॉइड चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, इट इंक्लूड्स पीरियोडिक एब्सेंस हो गया, क्वाइटस इंटरप्ट हो गया, लैक्टेशन अमोनेरिया हो गया। ठीक है, नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड, पुराना मेथड भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता, तो बच्चे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, पहला है पीरियोडिक एब्सेंसेस। ठीक, अवॉइड द क्वाइटस फ्रॉम अ डे ऑफ 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फर्टाइल पीरियड टू प्रिवेंट कंसेप्शन। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन के बाद 10 से 17 दिन बाद, जो 10 से 17 दिन का ये पीरियड होगा, 10 to 17 डेज, उसमें कॉपुलेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसमें किसी तरीके का क्वाइटस नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से वो प्रिवेंट कर सकते हैं कंसेप्शन। मीन्स कंसेप्शन का मतलब प्रेगनेंसी हो सकता है, होता है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इससे। ये नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि अगर किसी का मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, उसे याद है ये डेट अपनी, तो उससे 10 से 17 दिन तक उनका वो फर्टाइल पीरियड चलेगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, जिसकी वजह से वो कॉपुलेशन नहीं करेंगे, तो फिर कंसेप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये भी एक अच्छा मेथड है। सेकेंड है क्वाइटस इंटरप्ट या विथड्रॉल। विथड्रॉल पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड द इंसेमिनेशन। क्वाइटस के दौरान, ठीक है, क्वाइटस के दौरान जो मेल है वो अपने पेनिस को वजाइना से बाहर निकाल लेगा एजुकुलेशन के टाइम, ठीक है, ताकि वो इंसेमिनेशन ना कर सके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। थर्ड है लैक्टेशन ओम्यूनेरिया। इट इज़ द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड ओव्यूलेशन ड्यू टू द इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन। क्या होता है, जब पार्चुरेशन हो जाता है, मीन्स बच्चा पैदा हो जाता है, उसके कुछ टाइम बाद जो होता है फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, ओव्यूलेशन बंद हो जाता है। इसलिए बंद हो जाता है ताकि फीमेल अपनी पूरी अच्छे से, पूरी इंटेंसिटी से अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सके, लैक्टेशन करा सके। ठीक है, फुल्ली ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीजेज लैक्टेशन। जो फुल उनका जो ब्रेस्ट है वो पूरी तरीके से लैक्टेशन के लिए ही मतलब रहे, इसीलिए उनके बॉडी में मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन को रोका रहता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, रुका रहता है। दिस मेथड हेल्प टू प्रिवेंट कंसेप्शन। ठीक है, ये जो मेथड है ये भी हेल्प करता है कंसेप्शन होने से, मीन्स प्रेग्नेंट होने में। दिस इज इफेक्टिव अप टू 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद, डिलीवरी के बाद के 6 महीने, जैसे डिलीवरी हुआ मान लीजिए, तो उसके 6 मंथ बाद, 6 मंथ तक। ठीक है, ये क्या होता है, एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, कंसेप्शन नहीं होता। जो फीमेल है उसके बॉडी में ना ही ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा, ताकि जो मदर है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से करा सके। देयर इज़ नो साइड इफेक्ट, ये कोई यहाँ पे साइड इफेक्ट नहीं होगा, बट द चांस ऑफ फेलियर इज़ हाई, क्योंकि पता नहीं है कि 6 मंथ से पहले ही उसको मेंस्ट्रुएशन हो गया या उसके बाद हो रहा है, तो इसमें चांस ऑफ फेलियर ज़्यादा है, हाई है। ठीक है, बॉडी में, क्योंकि ये लैक्टेशन ओम्यूनेरिया जो है ये हार्मोनल है, हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है फीमेल के, तो इस वजह से इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, बट ये है कि जो चांस है फेलियर के ये बहुत ज़्यादा है। सेकेंड चलते हैं बैरियर्स पे। दे प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, ये जो बैरियर होते हैं ये फिजिकली मीट नहीं करने देते हैं स्पर्म और ओवम को। पहला है कंडोम। कंडोम का एक ब्रांड दिया गया है निरोध, ये मेल कंडोम का ब्रांड है। मेड अप ऑफ रबर एंड लैटिक्स सीड से बना हुआ है, ये रबर का बना होता है या फिर लैटिक्स सीड का बना होता है, मीन्स ये एक लिक्विड, मतलब एक प्लास्टिक जैसा ही है। ठीक है, इस तरीके का शेप होता है। कंडोम ऑफ मेल जो होता है कवर द पेनिस। ठीक है, जो कंडोम यूज़ करते हैं मेल, ये कवर करता है पेनिस को उनके। कंडोम फॉर फीमेल कवर द वजाइना सर्विक्स। ठीक है, जो फीमेल कंडोम यूज़ करती है वो वजाइना को कवर करता है और सर्विक्स को कवर करता है। कंडोम आर यूज जस्ट बिफोर क्वाइटस। कंडोम तब यूज़ किए जाते हैं क्वाइटस के जस्ट पहले। दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक।
जो कंडोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, बैरियर की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से जो सीमेन रिलीज होते हैं मेल के द्वारा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंटर ना कर पाए, चाहे फीमेल को कंडोम यूज़ कर रही है या फिर मेल कंडोम यूज़ कर रहा है, दोनों ही यही बैरियर वाला काम प्रोवाइड करेंगे। कंडोम आर वेरी पॉपुलर, ठीक है, कंडोम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, किस वजह से है, इट प्रोटेक्ट द यूज़र फ्रॉम एसटीडी एंड एड्स, ये क्या करते हैं, जो यूज़र है उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचाते हैं और एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचाते हैं, क्योंकि क्वाइटस के दौरान क्या होता है कि फ्लूइड का भी डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से अगर किसी को एड्स है तो वो दूसरे पर्सन में, उसके दूसरे पार्टनर में भी फैलने की चांस है, ठीक। सेकेंड है इजी अवेलेबल एंड डिस्पोजेबल, ठीक है, ये जो कंडोम्स होते हैं मार्केट में इजी अवेलेबल होते हैं और इसको डिस्पोज कर सकते हैं इजिली। थर्ड पॉइंट है इट कैन बी सेल्फ इंसर्ट एंड देयर बाई गिव प्राइवेसी टू यूज़र, यहाँ इसको यूज़ करने के लिए किसी और की हेल्प नहीं लेनी पड़ती यूज़र को, वो सेल्फ इंसर्ट कर देता है और उसे प्राइवेसी मिल जाती है यूज़र को। डायफ्राग्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्ट्स, ये जो है ये तीनों जो है फीमेल के कंडोम्स हैं। Made up of rubber and are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus, ठीक है। डायफ्राग्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्स ये भी किसके बने हुए हैं, रबर के बने हुए हैं और इंसर्ट किए जाते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, किसको कवर करते हैं, सर्विक्स को कवर करते हैं कोइटस के दौरान। दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ द स्पर्म ड्यूरिंग द थ्रू द सर्विस, ठीक है। क्वाइटस के दौरान क्या होता है कि जब स्पर्म एजुकुलेट होता है तो वो क्या करते हैं, ये जो तीनों कंडोम्स हैं ये फीमेल कंडोम्स, ये क्या करते हैं सर्विक्स में प्रिवेंट कर देते हैं एंट्री किसका, स्पर्म का, ब्लॉक कर देते हैं, एंट्री होने ही नहीं देते, क्योंकि ये कवर होते हैं ना, सर्विक्स किससे कवर होते हैं, फीमेल कंडोम से, जिसकी वजह से अगर स्पर्म इंटर कर भी रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में तो वो नहीं इंटर कर पाएगा। दे आर यूजेबल, इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, एक बार से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। Spermicidal cream, jelly and foam are used along with these barrier to increase the contraceptive efficiency, ठीक है। स्पर्मिसाइडल क्रीम और जेली, ये फोम्स, ये तीनों चीज़ क्रीम, जेली और फोम्स यूज़ किए जाते हैं बैरियर के साथ ताकि कंट्रासेप्टिव इफिशियंसी को बढ़ा दें। आगे चलते हैं, तीसरा है आईओडीज के बारे में, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस, ये यूट्रस में ये यूज़ किए जाते हैं ऐसे डिवाइसेस कंट्रासेप्टिव के तौर पे। दे आर इंसर्ट बाय डॉक्टर और नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू वजाइना, दे इंक्रीजेज द फैगोसिसिस्ट ऑफ स्पर्म, ठीक। ये खुद यूज़ नहीं कर सकता यूज़र, इसको अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर नर्स के पास जाना चाहिए, ताकि आईओडी ये जो है इंट्रा यूट्रीन डिवाइस है उसके यूट्रस में क्या करते हैं, प्लेस कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, इंटर करा दिया जाता है, ताकि ये जो आईओडीज है ये क्या करते हैं, स्पर्म को खा जाते हैं, फैगोसिस्ट होते हैं, ठीक है, कि जैसे स्पर्म अगर इंटर किया यूट्रस में तो वहाँ पे आईओडीज रहते हैं जिसकी वजह से स्पर्म को मार देते हैं। द आईओडीज आर आइडियल मेथड होता है टू डिले द प्रेगनेंसी और द स्पेस चिल्ड्रेन, आईओडी क्या होता है, बहुत आइडियल मेथड है जिससे क्या हो, डिले प्रेगनेंसी, अगर एक बच्चा हुआ है तो उसके 1-2 साल बाद दूसरा बच्चा के बारे में प्लानिंग ना करें, ताकि एक बच्चे से लेकर दूसरे बच्चे के बीच में 4 साल का गैप होना चाहिए। या स्पेस चिल्ड्रेन हो गया, या डिले, अगर कोई कपल है वो नहीं चाहता है बच्चा पैदा करना, तो वो चाहता है कि प्रेगनेंसी काफ़ी डिले हो, तो उसमें भी आईओडीज का यूज़ किया जाता है। टाइप ऑफ आईओडीज 3 तरीके की होती हैं, पहला होता है नॉन मेडिएटेड आईओडीज, कॉपर रिलीजिंग आईओडीज, हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज, ठीक। नॉन मेडिएटेड आईओडीज के बारे में बोला गया है, दे रिटार्ड स्पर्म मोटेलिटी, ये रिटार्ड मीन्स कम कर देते हैं, रोक देते हैं स्पर्म की मोटेलिटी को, स्पर्म ऐसे से मूव करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, जब इंटर कर जाएगा तो उसको रोक देंगे उसकी मोटेलिटी को, ठीक है। ऑल्सो हैव अ स्पर्मिसाइडल इफेक्ट, एग्जाम्पल है लेप्स लूप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं आईओडीज के, ठीक है। ये क्या करते हैं नॉन मेडिएटेड आईओडीज की, ये रिटार्ड कर देते हैं स्पर्म की मोटेलिटी को और स्पर्मिसाइडल इफेक्ट भी अच्छा इसका रहता है, और इसका एग्जाम्पल है लेप्स लूप। सेकेंड है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, ऐसे आयोडीज जिसमें से कॉपर आयन रिलीज होते हैं, इसमें पढ़ेंगे हम। कॉपर आयन सप्रेस द मोटेलिटी एंड फर्टिलिटिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, क्या होता है कि कॉपर आयन जो होते हैं, जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं, उनमें जो कॉपर आयन रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो सप्रेस कर देते हैं मोटेलिटी को, स्पर्म की जो मोटेलिटी होती है उसको सप्रेस कर देते हैं, ठीक। और जो उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है उसको भी कम कर देते, ख़त्म कर देते हैं, ताकि जब अगर स्पर्म एंटर कर गया है ओवम से वो फर्टिलाइज ना कर सके, उसकी कैपेसिटी को ख़त्म कर देते हैं कॉपर आयंस, ठीक।
एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। ठीक है, इसके 3 एग्जाम्पल हैं, कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टी लोड 375। थर्ड है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। ठीक है, जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होती है ये क्या करती हैं, यूट्रस को अनस्टेबल बना देती है इम्प्लांटेशन के लिए। मान लीजिए अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, ओवम फर्टिलाइज कर गया स्पर्म से, तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या करेगा, क्लीवेज करेगा, इसके बाद फिर इम्प्लांट होने के लिए अगर यूट्रस में आता है तो क्या करती है, उसको अनसुटेबल बना देंगी। एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, जो सर्विक्स होगा उसको भी क्या करेंगे, हॉस्टाइल, जैसे ये मान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक, इधर क्या इन्फॉन्डिबुलम है, ये वाला यूट्रस वाला पार्ट है। ठीक है, ये सर्विक्स है, ये वजाइना है, ये सर्विक्स है, और ये क्या है, सर्विकल कैनाल। यहाँ से जब स्पर्म इंटर करेगा, मान लीजिए अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जो यूट्रस है इसको क्या करेंगे, अनस्टेबल बना देंगे कि इम्प्लांटेशन यहाँ ना हो पाए, और ये सर्विक्स को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे म्यूकस के थ्रू। ठीक है, ताकि जो स्पर्म इंटर इसमें करे तो वो भी ब्लॉक्ड हो जाए, उनकी एंट्री बंद हो जाए, हॉस्टाइल कर देती हैं टू स्पर्म। एग्जाम्पल है प्रोजेस्टर, LNG-20, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे हैं। नॉन मेडिएटेड के हैं लिप्सलो, कॉपर रिलीजिंग के हैं कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आईडीज का एग्जाम्पल है प्रोजेस्टर, LNG-20। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे है ओरल कंट्रासेप्टिक। ओरल कंट्रासेप्टिक का मतलब कि आपको ओरली खाना है, आयोडीज को लेना है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन और द प्रोजेस्ट्रेजन एंड ओस्ट्रोजन कंबाइन इन फॉर्म ऑफ टैबलेट, इसे हम पिल्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 2 हार्मोन दिए जाते हैं, या तो प्रोजेस्ट्रोजन होगा, या अगर प्रोजेस्ट्रोजन के साथ क्या मिलेगा, ओस्ट्रोजन भी मिलता है। पिल्स के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में लिया जाता है, जो कि कंट्रासेप्टिव की तरह काम करता है। ठीक, द पिल्स आर टेकन डेली फॉर द 21 डे स्टार्टिंग विद इन द first 5 day of menstruation. After a gap of 7 day menstruation period, it should be repeated in the same pattern till the female desire to prevent conception. क्या होता है, पिल्स को कैसे लिया जाता है कि अगर फीमेल का मान लीजिए मेंस्ट्रुएशन टाइम चल रहा है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा है, ठीक, मेंस्ट्रुएशन पीरियड के ही टाइम में ही वो किसी एक दिन से स्टार्ट कर देगी पिल्स लेना, और वो 21 डे लगातार उसको लेना है ये पिल्स। इसके बाद जब 7 डे का जो गैप आएगा, फिर उसका मेंस्ट्रुएशन फ्लो होगा, फिर उसको उसी 7 डे के बाद फिर उसे कंटिन्यू कर देना है 21 डेज। वो तब तक ये पिल्स लेगी जब तक उसको प्रिवेंट करना है, तब तक उसको कंसेप्शन को रोकना है, तब तक वो पिल्स यूज़ करेगी। They inhibit the ovulation and implantation and thicken the cervical mucus to prevent the entry of sperm. ये जो पिल्स हैं इनका क्या काम होता है, ये ओवल्यूशन को रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, इम्प्लांटेशन को रोक देते हैं, यूट्रस को अनस्टेबल बना देते हैं, अनसुटेबल बना लेते हैं ताकि इम्प्लांटेशन ना हो। थिकन द सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, जो सर्विक्स होगा उसको क्या करेंगे, म्यूकस, जैसे मैंने बताया कि ये देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इन्फॉन्डिबुलम हो गया, ये यूट्रस हो गया, ये मान लीजिए सर्विक्स, ये वाला एरिया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ओवल्यूशन होने नहीं देगा, इधर ओवरी है, ठीक, ये ओवरी से इधर ओवल्यूशन होने नहीं देगा, और फिर बीच में क्या होगा कि जो ये यूट्रस है इस तरीके का, ये जो यूट्रस है इसको भी अनसेटेबल बना देगा, और ये सर्विक्स से यहाँ पे भी ब्लॉक कर देगा, ताकि स्पर्म अगर इंटर करे तो वहाँ पे इसको रोक दे, ब्लॉक कर दे। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट। जो पिल्स होती हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, और इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड चलता है 1 से 5 दिन में, किसी एक दिन फीमेल को स्टार्ट अगर करना है पिल्स लेना, तो जो 5 दिन का मेंस्ट्रुएशन पीरियड हो रहा है उसे किसी एक दिन से स्टार्ट कर देना उसको पिल्स लेना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पिल्स आर टेकन डेली 21 डेज स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि अगर उसको पिल्स लेना स्टार्ट करना है तो जो मेंस्ट्रुएशन का जो 5 दिन चलता है स्टार्टिंग का, उसी के बीच में किसी एक दिन से पिल्स खाना स्टार्ट कर दे, और कंटिन्यूसली उसको 21 डेज उसको पिल्स लेना है। ठीक है, फिर 7 दिन का जो गैप आएगा उसमें उसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड होगा। इसके बाद फिर यही उसको पैटर्न बार बार रिपीट करना है। वो तब तक ये पैटर्न रिपीट करेगी जब तक वो चाहती है कि कोई कंसेप्शन ना हो, कोई प्रेगनेंसी ना हो, वो डिले कर रही है प्रेगनेंसी को। सहेली,
ठीक है। ये सहेली क्या है, न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल, ये भी क्या है, कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये दवा ही है सहेली, ठीक है, फीमेल्स के लिए है। इट इज़ डेवलप्ड बाई CDRI, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। ये कहाँ इसको बनाया गया है सहेली को, CDRI में, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश। इट कंटेन ए नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, ये क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल होता है, इसमें मतलब स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं। इट इज़ वंस अ बिग पिल विथ अ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू। ये क्या है, हफ्ते में बस इसको एक बार इस्तेमाल कर मतलब करती है फीमेल्स, ताकि वो कंसेप्शन को रोक सके, प्रेगनेंसी को रोक सकें, ठीक है। और इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट होते हैं और ये हाईली कंट्रासेप्टिव इसकी वैल्यू है, मतलब ये कंट्रासेप्टिव बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको फीमेल को बस वीक में एक बार ही लेना है पिल को। फिफ्थ है इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल का मतलब है कि बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं। प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन आर यूज्ड बाय फीमेल एज ए इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन। स्किन के अंदर क्या करते हैं, इम्प्लांट, मतलब ये जो हार्मोन्स है प्रोजेस्ट्रोजन का या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन एक साथ कंबाइन किए जाते हैं, इन्हें इंजेक्शन के थ्रू लेती हैं फीमेल या फिर इम्प्लांट कराती हैं स्किन के अंदर ये हार्मोन्स को। Their mode of action is like pills, they are effective period and much longer, ठीक है। इनका काम पिल्स के जैसा है। पिल्स में क्या था, ओव्यूलेशन रोक रहा था, इम्प्लांटेशन को ख़त्म कर रहा था, मतलब इम्प्लांटेशन नहीं होने दे रहा था यहाँ पे, ठीक है। और सर्विक्स को क्या कर रहा था, म्यूकस से कोट कर दे रहा था, हॉस्टाइल बना दे रहा था, किसके लिए, एंट्री ना हो पाए स्पर्म के लिए, ठीक है। तो इसका सेम काम किसके तरीके कैसे है, पिल्स के जैसे है, बस इसका क्या है कि ये लॉन्ग पीरियड तक, लंबे समय तक रहता है। प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन combine and IUDs are used as an emergency contraceptive within 72 hours of coitus। अगर मान लीजिए रेप हो गया है या फिर मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है, तो उसके टाइम में क्या होता है कि 72 आवर्स में ही अगर किसी का रेप हो गया या फिर कोइटस के टाइम अगर किसी कपल ने क्या किया है कि बैरियर नहीं यूज़ किया है, ठीक है, उसको लगता है कि आगे चल के मीन्स फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो क्या होगा, प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन और आयोडीज को साथ में यूज़ किया जाता है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिक है। प्रोजेस्ट्रोजन आयोडीज हो गए, प्रोजेस्ट्रोजन आयोडीज हो गए, दूसरा है प्रोजेस्ट्रोजन ओस्ट्रोजन आयोडीज, ये कंबाइन जो होता है इनके साथ यूज़ किया आयोडीज को, तो ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिक है। ये 72 आवर तक ही काम करती हैं, सिर्फ 72 घंटे के अंदर ही काम करती हैं। इट अवॉइड प्रेगनेंसी ड्यू टू द रेप और कैजुअल इंटरकोर्स, ठीक है, ये अवॉइड करती हैं प्रेगनेंसी कब, या किसी का रेप हो गया उस समय, या फिर कैजुअल इंटरकोर्स की कोई कपल ने बैरियर वगैरह यूज़ नहीं किया है उस टर्म में। सिक्स्थ है सर्जिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सर्जरी यूज़ किया जाता है, सर्जरी से पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सर्जरी करा देते हैं ताकि फिर फर्टिलाइजेशन ये सब ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, ठीक। It help to block the gamete transport and thereby prevent conception. It is very effective but reversibility is poor। क्या होता है इसमें कि रिप्रोडक्टिव पार्ट में जैसे कि वैक्सोक्टोमी होता है, टिबेक्टोमी, वैक्सोक्टोमी में क्या होता है कि जो वॉस डिफरेंस है उसमें क्या होता है, कट लगा देते हैं ताकि जो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाए, ठीक है, ब्लॉक हो जाए, ठीक। इसमें यही होता है सर्जिकल मेथड में कि गैमेट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। टिबेक्टोमी में क्या होता है कि जो फीमेल का फैलोपियन ट्यूब है उसमें कट कर दिया जाता है ताकि जो ओवम रिलीज हुआ है ओवरी से वो आगे ना बढ़ पाए, एम्पुलर रीजन में ना जा पाए, ताकि वहाँ फर्टिलाइजेशन ना हो। इन्फंडिबुलम वाले पार्ट को ही कट कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सीधा काम यही है कि सर्जरी मतलब सर्जिकल मेथड में यही होता है कि यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है कि गैमेट तो बन रहा है बॉडी में, फीमेल और मेल दोनों के ही, ठीक है, स्पर्म जो है मेल में बन रहा है और ओवम फीमेल में बन रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो जिस पाथवे से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसी को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंसेप्शन रुक जाता है, प्रिवेंट कर लेते कंसेप्शन को। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट इसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है, ठीक है। ये कभी फिर दोबारा अगर वो फिर चाहे कभी लाइफ में बच्चे पैदा करना तो नहीं हो पाएगा, बहुत कम चांसेस हैं। पढ़ते हैं एक एक करके। वैसेक्टोमी को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल। ये वैसेक्टोमी किस में होता है, मेल्स में होता है। इन दिस द स्मॉल पार्ट ऑफ वॉश डिफरेंस इज रिमूव और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसीजन ऑफ स्क्रोटम, ठीक है। जो वॉश डिफरेंस है उसको क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा कट कर देते हैं, फिर उसको धागे से बांध देते हैं, इंसीजर कर देते हैं
कौन कहाँ से करते हैं, ये स्क्रॉटम, ठीक है, जो मेल की टेस्टिस वाला पार्ट है वहाँ से करते हैं। इसमें क्या होता है कि मेल में स्पर्म की फॉर्मेशन होगा, सब कुछ होगा, बस ये होगा कि वॉश डिफरेंस के आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहाँ पे वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। सेकेंड है ट्यूबेक्टोमी, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन फीमेल। ये ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, फीमेल्स में किया जाता है। इन दिस स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव और टाइड अप थ्रू स्मॉल इंसिजन इन एब्डोमन और थ्रू वजाइना। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल का फैलोपियन ट्यूब होता है उसको कट कर दिया जाता है और उसको फिर टाइटली बांध दिया जाता है धागे से, ताकि उसका जो गैमिट है, फीमेल गैमिट ओवम, वो ट्रांसपोर्ट ना हो पाए। ये जो प्रोसीजर है किस या तो एब्डोमेन में किया जाता है, कट किया जाता है एब्डोमेन के थ्रू, या फिर वजाइना के थ्रू कट किया जाता है फैलोपियन ट्यूब को, ठीक है। दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है, गैमिट्स तो बनेंगे फीमेल मेल के अंदर, लेकिन क्या होगा, इनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि इनका जो पाथवे है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है कि दोबारा अगर वो चाहें स्पर्म और ओवम को मिलवाना, मीन्स फर्टिलाइजेशन चाहते हैं, आगे बच्चे चाहते हैं, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ब्लॉक कर दिया उन्होंने। रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, ठीक है। साइड इफेक्ट ऑफ एंटी नेचुरल कंट्रासेप्टिव। देखिए कुछ साइड इफेक्ट हैं। एंटी नेचुरल का मतलब कि अगर नेचुरली कंट्रासेप्ट ले रहे हैं, जैसे कि लैक्टेशनल ओमेनोरिया हमने पढ़ा, पीरियोडिक एब्सेंसेस पढ़े, विड्रॉल वाला पढ़ा, उसमें क्या था कि हम नेचुरली प्रिवेंट कर रहे थे कंसेप्शन को, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंटी नेचुरल कंट्रासेप्टिव, ये जो बैरियर पढ़ रहे हैं, स्टेरिलाइजेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, आईओडीज ले रहे हैं, पिल्स ले रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियली कंट्रासेप्टिक है, ये हम बाहर से सब कुछ कर रहे हैं ताकि हम रोक सकें, ठीक है। तो कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि नोजिया, जी मिचलाना, मतलब कुछ लोगों को क्या होता है, ओमेटिक जैसा फील होता है, एब्डोमेन पेन, पेट में दर्द होगा, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ठीक है। अगर ये सब जो भी आईओडीज वगैरह ये सब कहाँ पे इम्प्लांट किए गए हैं, फीमेल के यूट्रस में किए गए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके मेंस्ट्रुएशन पीरियड में भी बहुत दिक्कत होगी, ब्लीडिंग ज़्यादा होगा। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, ठीक है, उसके मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग मतलब इरेगुलर हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है फीमेल में। तो ये जो आईओडीज वगैरह हैं, ये जितनी भी कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, इनको मतलब एक लिमिटेड टाइम तक यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा इसको यूज़ करना चाहिए, इसका आदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कई बीमारियां भी हो सकती हैं, बहुत सारे बॉडी को साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसको डिले प्रेगनेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर डिले कर रहे हैं कंसेप्शन को तो थोड़े टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको रेगुलर डेली नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसको पूरे जीवन काल में यूज़ नहीं कर सकते हैं, कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर ये इफ़ेक्टिव है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इससे प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसके बेनिफिट्स भी हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक यूज़ करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। एमटीपी के बारे में बात करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि कैसे मेडिकली टर्मिनेट का मतलब प्रेगनेंसी को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे अबॉर्शन, सीधी सी बात है, यहाँ पे अबॉर्शन के बारे में बात करेंगे। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म इस कॉल्ड एमटीपी, इसे कहते हैं इंड्यूस अबॉर्शन, ठीक है, इंटेंसली अपने मन से, ठीक है। और वॉलंटरी टर्मिनेशन करा रहे हैं प्रेगनेंसी को, कि खुद से ही मतलब अवॉर्ड करा रहे हैं, इसे एमटीपी कहते हैं। इसे इसका जो फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, ये इंड्यूस अबॉर्शन को बढ़ा रहे हैं। 45 to 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी पूरे वर्ल्ड में हर साल होते हैं। सोचो कितने सारे पॉपुलेशन, अगर इतने सारे बच्चे और पैदा होते तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाती। हाँ, लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म किए जाते हैं पूरे साल। एक साल का ये डाटा है कि एक साल में पूरे दुनिया भर में 45 से 50 मिलियन एमटीपी किए जाते हैं, एबॉर्शन किए जाते हैं। दैट इज़ 1/5 ऑफ टोटल ऑफ द कंसीव प्रेगनेंसी, ठीक है। ये क्या होते हैं 1/5, अगर 1/5 ये मतलब कि जितनी प्रेग्नेंट वुमेन है उनका ये सिर्फ 1/5 पार्ट है 45 to 50 मिलियन जो एमटीपी किए जाते हैं। मतलब कितनी वुमेन कंसीव्ड होती, मतलब कितनी वुमेन की प्रेगनेंसी होती, मतलब कितना भी इससे ज़्यादा कितनी पॉपुलेशन और बढ़ रहे हैं। मतलब ये प्रेग्नेंट वुमेन का सिर्फ 1/5 पार्ट है जो एमटीपी कराया जा रहा है, 45 to 50 मिलियन, और बाकी जो 4/5 पार्ट है वो तो बर्थ हो ही रहा है ना बच्चे का। एमटीपी हेल्प्स टू डिक्रीज द पॉपुलेशन, एक तरीके से एमटीपी पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मेनी कंट्री हैव नॉट लीगलाइज्ड एमटीपी ड्यू टू इमोशनल
एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशू। बहुत सारी कंट्री ने एमटीपी पे कोई मतलब उसको सही नहीं माना है, क्योंकि उनको लगता है कि एमटीपी कराना गलत है। उसको लीगली तौर से एमटीपी को मतलब लोगों के लिए नहीं किया है, ठीक है। लोग एमटीपी अगर कराते होंगे तो इलीगली कराते होंगे। सरकार इस पे अभी किसी तरीके का कोई लीगल एश्योरिटी नहीं दिया है। क्यों? उनका ये मानना है कि इमोशनली, इथिकल, रिलीजियस, ये सोशल इशू, उनका ये सब मन का होगा कि इमोशनली अटैचमेंट हो बच्चे का माँ से, या उनका इथिक्स उनको नहीं आगे जाने दे रहा है। कुछ रिलीजियस होंगे अपना अपना, सोशल इशू, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 विथ सम रिस्ट्रिक्ट कंडीशन टू चेक इलीगल फीमेल फर्टिसाइड्स, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। पहले फैमिली प्लानिंग कराई 1951 में, और एमटीपी अब करा रही है 1971 में। उसको पता चल गया ना कि फैमिली प्लानिंग से भी लोग नहीं सुधर रहे हैं, तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है एमटीपी को लीगलाइज्ड कर दी है लोगों के लिए जो एमटीपी कराना चाहते हैं। कौन सी ईयर में? क्या है? 1971 में, विथ सम रिस्ट्रिक्ट कंडीशन। कुछ उसके कंडीशन है स्ट्रिक्टली, कि कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं कि बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ लेकिन वो पता करना चाहते हैं कि बच्चा लड़की है या फिर लड़का है, तो उसने रोक लगाया है कि जो फीमेल फर्टिसाइड्स हैं उसको इलीगली एमटीपी ना कराएं, उसको चेक ना कराएं, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन है इंडिया गवर्नमेंट का। इंपॉर्टेंस ऑफ एमटीपी की इंपॉर्टेंस क्या है? टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू द कैजुअल इंटरकोर्स और द फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग द क्वाइटस और रेप, ठीक है। यहाँ पे एमटीपी की इंपॉर्टेंस यही है कि क्या करते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को ख़त्म करते हैं जो कि कैजुअल इंटरकोर्स में हुआ है, और फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, यहाँ पे कंट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज़ नहीं कर पाए कपल्स या फिर रेप के दौरान, ताकि एमटीपी के थ्रू अनवांटेड प्रेगनेंसी को ख़त्म कर दिया जाए। सेकेंड है, इट इज़ एसेंशियल इन केस वेयर द कंटिन्यू ऑफ प्रेगनेंसी कुड हार्मफुल टू मदर और टू फीटस और बोथ। क्या होता है कि लगातार अगर प्रेग्नेंट हो रही है फीमेल, ठीक है, गैप नहीं हो रहा है एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में, मान लीजिए 1 साल, अभी मान लीजिए 2020 में एक वुमेन ने बर्थ दिया, तो 2022 में दूसरा बर्थ करने जा रही है, फिर 2024 में करने जा रही है, तो ये कंटिन्यू जो है प्रेगनेंसी, उसका बहुत ही ज़्यादा उसका साइड इफेक्ट आ जाएगा फीमेल पे, या फिर बच्चे पे आ जाएगा, या फिर दोनों के जान के लिए खतरा है, ठीक है। एमटीपी आर सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 12 वीक, या फिर इसको बोलते हैं 3 महीना। और सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन इज़ वेरी रिस्की। जो एमटीपी है सेफ होती है सिर्फ 3 मंथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही सेफ होती हैं, लेकिन जब सेकेंड ट्राइमेस्टर लग जाता है, मीन्स 6 मंथ मान लेते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है, ठीक है। ये ज़्यादा करके एमटीपी जो होता है मेनली सेफ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे, अप टू 12 वीक तक ये ज़्यादा सेफ होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड विथ एमटीपी, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है एमटीपी से रिलेटेड? मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपी आर परफॉर्म इलीगली। बहुत ज़्यादा एमटीपी क्या होता है, इलीगली परफॉर्म होते हैं, ठीक है, लीगलाइज नहीं, इलीगली, चोरी चुपके से लोग एमटीपी करा देते हैं। सेकेंड, मिसयूज ऑफ एमनियोस्टिस टेस्ट फॉर द फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, एमनियोसिस्टिस में क्या होता है कि जो फीटस होगा वोम में, ठीक है, ये मान लीजिए वोम है, यहाँ पे जो फीटस है ये ग्रो कर रहा है फीटस, ठीक, ये प्लासेंटा से कनेक्ट है, तो उसके जो ये लिक्विड है, ये प्लासेंटा में जो लिक्विड है उसमें क्या होता है, जो फीटस का कुछ सेल इसमें रहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसी लिक्विड में से इसी लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसमें से ये सेल है, इससे पता करते हैं कि ये लड़का है या फिर लड़की है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मिसयूज लोग करते हैं एमनियोसेंटेसिस का, ताकि पता कर सकते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है कि ये लड़की है लड़का है बच्चा। If the fetus is female, it followed by MTP. Such practices are dangerous for young mother and fetus. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर जान जाते हैं कि जो बच्चा है वो फीमेल है, तो क्या करते हैं, एमटीपी करने के लिए बोल देते हैं, लेकिन ये एमटीपी बच्चे के लिए और माँ दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, दोनों को खतरे में डाल सकता है, ठीक। अम्नियोसेंटेसिस होता क्या है? In this, some amniotic field of the fetus is taken to analyze the fetus cell and dissolved substance. It is used to test the presence of genetic disorder, survivability of the fetus, etc. जैसे मैंने पहले बताया कि मान लीजिए ये वोम है, ठीक है, ये प्लासेंटा है उसके अंदर,
और इसमें क्या है, डेवलपिंग फीटस है, वो कनेक्टेड है एम्बेरिकल कॉर्ड से प्लासेंटा में। तो ये जो है ना प्लासेंटा में फीटस के साथ क्या होता है, लिक्विड भी इसमें कुछ होती है। तो इस लिक्विड में क्या होता है कि बच्चे का कुछ सेल इसमें डिजॉल्व होता है, कुछ सब्सटेंस होते हैं, तो इसी लिक्विड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसी लिक्विड को बाहर निकाला जाता है, ठीक है, ताकि पता कर सके कि उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, सिकल सेल एनीमिया जैसे हो गया, हीमोफीलिया हो गया, कि उसको कोई माँ बाप से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं मिल रहा है, उसकी सर्वाइबिलिटी क्या है फीटस की, वो ठीक तो है, मतलब ये सब जानने के लिए। लेकिन लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं कि वो पता करते हैं कि फीमेल है कि मेल है वो फीटस, और जब फीमेल पा जाते हैं कि फीमेल है तो क्या करा देते हैं, वो एमटीपी करा देते हैं। तो ये गलत है, ये मिसयूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस सब एमनेटिक फ्लूइड, जो एमनेटिक फ्लूइड है ऑफ द फीटस इज टेकन एनालिसिस द फीटल सेल, उसमें फीटल सेल को एनालिसिस करते हैं, एंड डिजॉल्व सब्सटेंस की जो वो लिक्विड है, उसमें जो प्लेसेंटा के अंदर जो लिक्विड है उसमें कुछ फीटस के सेल हैं और कुछ सब्सटेंस है वो डिजॉल्व है, उसको निकाल के एनालिसिस करते हैं कि उसमें कोई यूज टू इट इज़ यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, कि उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस एक्सेट्रा, ठीक है, कि उस सर्वाइबिलिटी क्या है फीटस की, इसके बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटैक्ट द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 टू रिड्यूस illegal abortion and constant maternal mortality and mobility. According to this act, a pregnancy may be terminated within the first 12 weeks on the opinion of a registered medical practitioner. If the pregnancy is between 12 to 24 weeks, two registered medical practitioner must be ऑफ द ओपिनियन। क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया 2017 में, उसने अमेंडेंट किया, एक्ट किया कि जो इलीगल एबॉर्शन हो रहा है या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी हो रहा है उसको रोका जाए, कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, कि इलीगली लोग एमटीपी करा रहे हैं सबको रोका जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के दौरान क्या होता है कि जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं पहले 12 वीक में अगर किसी को एमटीपी कराना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा किसी एक प्रैक्टिशनर से, मतलब एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो सकता है या फिर एक नर्स हो सकती है, उसको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो सेकेंड प्राइम मिनिस्टर में करा रहा है एमटीपी मीन्स 12 to 24 वीक्स, तो उसको 2 रजिस्टर कराना पड़ेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर से, मस्ट बी द ओपिनियन, उनकी राय लेनी पड़ेगी उनको, 2 लोगों की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला प्राइम मिनिस्टर क्या होता है वो सेफ होता है एमटीपी के लिए, और सेकंड प्राइम मिनिस्टर बहुत रिस्की होता है, ठीक है, माँ के लिए भी और फीटस के लिए भी। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर में उसको एक ही प्रैक्टिशनर, एक ही मतलब डॉक्टर या फिर मेडिकली उसको क्या करते हैं प्रैक्टिशनर से मिलना चाहिए, उसको ओपिनियन उसका लेना चाहिए, और जो 12 से 24 वीक है मीन्स सेकेंड प्राइम मिनिस्टर है उसको 2 लोगों से ओपिनियन लेनी चाहिए एमटीपी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं बीमारियां। लिखा गया है डिसीज और इन्फेक्ट ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इन्फेक्शन या फिर एसटीडी, एसटीआई, वेनरेबल डिसीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है, आरटीआई इसको बोलते हैं। जो डिसीज़ ऐसी बीमारियां जो क्या होती हैं इंटरकोर्स के दौरान, सेक्सुअली इंटरकोर्स के दौरान जो बीमारियां एक दूसरे से क्या होती है ट्रांसमिट होती है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में, उसको हम क्या कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, या फिर उसको इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, वेरिएबल डिसीज बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं आरटीआई। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, जेनाइटल हर्ब हो गया, लेड टू, यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल हो गया गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, जेनाइटल हर्ब्स हो गया, जेनाइटल वॉर्ड्स हो गया, ट्राइकोमोनासिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया और एड्स हो गया, ठीक है। ये सब क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में, ठीक है। जब वो एक पार्टनर इन्फेक्टेड है गोनेरिया से या सिफिलिस से या जेनाइटल हर्ब्स, जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी या फिर एड्स किसी एक पार्टनर को हो तो ईजिली दूसरे पार्टनर में सेक्सुअली ये ट्रांसमिट हो जाएंगी बीमारियां। हेपेटाइटिस बी एंड HIV आर आल्सो ट्रांसमिटेड। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और HIV सेक्सुअली ट्रांसमिशन के अलावा, जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा और भी कौन से तरीके हैं जिससे HIV और हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो सकती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन में।
पहला है बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। मान लीजिए कि अगर इंजेक्शन निडल किसी इन्फेक्टेड पर्सन को यूज़ करा दिया गया और इसके बाद उसी इंजेक्शन निडल से दूसरे पर्सन को भी इंजेक्शन दे दिया गया, तो उससे क्या होगा कि जो बीमारी होगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो ईजिली ट्रांसमिट हो जाएंगी। तो जब भी ये सब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाए या फिर इंजेक्शन निडल यूज़ किया जाए, तो ये अच्छे से क्लीन करके या फिर नया यूज़ करना चाहिए, ताकि किसी दूसरे इंसान की बीमारी किसी और में ना स्प्रेड हो पाए। सेकेंड है बाई ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड, की कैसे ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न होता है। जैसे कुछ लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे बीमारी हो गया कैंसर, ब्लड कैंसर में क्या होता है कि एक इंसान को जिसको हो जाता है ब्लड कैंसर, उस इंडिविजुअल को क्या होता है रेगुलर ब्लड चेंज कराना पड़ता है। तो वो भी देखना पड़ेगा कि जिससे वो ब्लड ले रहा है उसको कोई बीमारी तो नहीं है। तो इससे भी क्या होते हैं कि चांसेस हैं कि एक इंसान की बीमारी दूसरे इंसान में इंटर कर जाए। फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, अगर किसी मदर को क्या है एड्स है या फिर हेपेटाइटिस बी है, तो वो ईजिली उसके बच्चे उसके फीटस में भी जा सकता है प्लासेंटा के थ्रू। ठीक है। एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हम HIV, अदर डिसीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। क्या हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स और HIV को छोड़कर जितनी भी बीमारियां हैं, अगर उनको अर्ली स्टेज में जान लिया गया कि ये बीमारी है, या फिर उसकी कुछ सिम्टम्स को देख के उसको वो डॉक्टर के पास जाके सलाह लिए या फिर ट्रीट करा लिए, तो वो क्या होंगी, ये सारी बीमारियां पूरी तरीके से प्रॉपरली क्योर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। हेपेटाइटिस भी किसी को हो गया, जेनाइटल हर्ब हो गया, HIV हो गया, तो ये क्या होती है, ये बीमारियां कभी ठीक नहीं होती हैं। बस इनका क्या होता है कि उस इंसान को दवा दे के उसकी लाइफ टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, उसके जीने का दिन बढ़ा दिया जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से परमानेंटली क्योर नहीं होते हैं। कि ऐसा नहीं है कि उनको पूरी तरीके से कंप्लीट ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है। लेकिन हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब और HIV के अलावा जितनी बीमारियां हैं, अगर उनको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया गया, तो उनका अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली हुआ तो पूरी तरीके से क्यूरेबल है, वो फिर दोबारा नहीं होंगी। जैसे कि गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ठीक, ये तो नहीं होगा जेनाइटल हर्ब, जेनाइटल वॉट होगा, ट्राइमोनासिस होगा, ये सब जो ये चारों बीमारियां हैं, ये अगर किसी इंसान को है अर्ली स्टेज में अगर ये डिटेक्ट हो गई, इसका अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ, तो पूरी तरीके से क्यूरेबल है। लेकिन हेपेटाइटिस बी हो गया, जेनाइटल हर्ब और एड्स, ये बीमारियां जो किसी को हो गई तो कभी ठीक नहीं हो सकती, क्यूरेबल नहीं है ये। ठीक। अर्ली सिम्टम क्या है, स्टार्टिंग में सिम्टम क्या है, किसी को ट्रांसमिट हो गई ये बीमारियां, स्टेडी हो गया, तो क्या सिम्टम्स है, ईचिंग हो गया, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइटली पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा इन जेनाइटल रीजन। क्या होता है कि ईचिंग होगी, खुजली होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा या स्लाइटली पेन होगा, दर्द होगा, ठीक है, स्वेलिंग होगी, कहाँ पे होगा, जेनाइटल रीजन में होगा। सेकेंड है एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट अर्ली सिम्टम और द सोशल or stigma deter the infected person to consult a doctor. This infection leads to the pelvic inflammatory disease PID, infertility, chlamydosis, abortion, stillbirth, कैंसर और HIV leading to reproductive tract। यहाँ देखिए गलती से ये भी ये बीमारी है रिप्रोडक्टिव, ठीक है, STD है, यहाँ पे गलती से आ गया, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, ये क्या है, कैमलिडाइसिस, ठीक है, ये गलती से यहाँ पे आ गया, तो ये नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ लेस सिग्निफिकेंट और अर्ली सिम्टम, कुछ लोगों में क्या होता है, अगर STD है तो उसमें सिम्टम्स ही नहीं आएंगे अर्ली स्टेज में, या फिर कुछ पता ही नहीं चलेगा। ज़्यादा करके फीमेल में अगर STD है तो उसके अंदर कोई सिम्टम्स जल्दी मिलते नहीं हैं, मेल में तो कभी आ भी गए, लेकिन फीमेल में अर्ली स्टेज में सिम्टम्स देखने को जल्दी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एंड द सोशल और द स्टिग्मा लेटर द इन्फेक्टेड पर्सन टू कंसल्ट डॉक्टर। अगर किसी के अंदर थोड़ा सा सिम्टम्स जल्दी आ गए या फिर नहीं है, लेकिन लग रहा है कि STD के चांसेस हैं, तो उस इंसान को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, उसको ये वेट नहीं करना चाहिए कि और आगे कुछ सिम्टम्स आए तो ट्रीटमेंट ले, नहीं, अगर थोड़ा भी है, डाउट है, तो तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें इसके बारे में। दिस इन्फेक्शन लेट्स टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, इसको बोलते हैं PID। ये जो इन्फेक्शन होती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज करते हैं। पेल्विक रीजन का मतलब कि नीचे वाला पार्ट, ये हमारा ये जो रीजन इसको बोलते हैं पेक्टोरल, और जो नीचे के थाइक्स वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन वाले जो पार्ट में होता है ये क्या होगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, मीन्स ये हमारे जेनाइटल पार्ट के बारे में बात कर रहा है। इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, ठीक है,
एक्टोट्रॉपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाए। जनरली तो यूट्रस में ही इम्प्लांटेशन होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी का, लेकिन अगर यूट्रस के अलावा मान लीजिए इम्प्लांटेशन कहाँ हो गया, इन्फेंटिबुलम में हो गया, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में हो गया, तो क्या होगा, ये जो इम्प्लांटेशन हुआ है इसे बोलते हैं एक्टोट्रॉपिक। कहीं और हो गया, किसी और जगह पे हो गया, तो इसको बोलते हैं एक्टोट्रॉपिक प्रेगनेंसी। एबॉर्शन, ठीक है, कई बार क्या होता है कि अपने आप ही अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है 2-3 महीने बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक उसका अपने आप एबॉर्शन हो जाएगा। स्टिल बर्थ की बच्चा अगर पैदा हुआ है तो मरा हुआ पैदा हुआ है। कैंसर ऑफ द कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, यहाँ पे HIV लीडिंग ये गलत आ गया है, आई थिंक इधर का पार्ट आ गया यहाँ पे, तो इसको मत इंक्लूड करिएगा, ठीक है। सब आगे पीछे हो गया प्रिंट इसका, कोई बात नहीं। मैं पहले बता दे रही हूँ कि ये जो है क्लेम्नोडाइसिस, ये एक बीमारी है STD, ठीक है, ये यहाँ पे होगा, ये गलती से यहाँ हो गया, जैसे कि ये मैं लाइनिंग कर दे रही हूँ, इसका इस तरीके से ये पार्ट है, ठीक है, ये इस तरीके से पार्ट है, ये इस तरीके से, यहाँ से थोड़ा सा गलती हो गया इधर, सॉरी फॉर दैट कि यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट आगे पीछे हो गया, तो उसके लिए आज आप लोग मैनेज कर लीजिए, लेकिन अगली बार से जब भी हम लोग स्लाइड बनाएंगे तो ध्यान देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल पर्सन आर वेनरेबल टू STD, सभी इंसान डरते हैं STD से। दिस आर वेरी हाई एमंग द पीपल इन द एज ऑफ 15 to 24, ठीक है, जिससे आप लोग बिलोंग कर रहे हैं 15 से 24 साल। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है STD होने के, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ का, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं, कुछ प्रिकॉशन लेना ज़रूरी, जैसे कि यहाँ पे प्रिवेंशन दिया गया है। अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए सेक्स करना किसी अननोन पार्टनर से या फिर मल्टीपल पार्टनर से, ठीक है। सेकेंड है ऑलवेज यूज़ कंडोम ड्यूरिंग द क्वाइटस के दौरान क्या करना चाहिए, कंडोम यूज़ करना चाहिए। एक बैरियर भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये कंसेप्शन को रोकेगा। दूसरा क्या करेगा, STD जैसी बीमारियों से भी बचाएगा। थर्ड है इन केस ऑफ डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट। अगर थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, अच्छी सलाह लीजिए। अगर कोई बीमारी होगी तो ट्रीट भी हो जाएगी, डायग्नोसिस हो जाएगी, तो इसके लिए घबराना नहीं है। अगर थोड़ा भी डाउट हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी, ठीक है। अब हम इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि बहुत सारे कपल्स क्या होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, वो बहुत ट्राई करते हैं बच्चे के लिए लेकिन नहीं हो पाता है, तो उसके बारे में जानेंगे। इट इज़ द इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोडक्टिव सेक्सुअल कोहिबिशन, ठीक है। ये इनएबिलिटी होती है कि मतलब उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो बच्चे पैदा कर सके 2 साल तक बिना अनप्रोटेक्टेड, का मतलब होता है बिना कोई बैरियर लगाए, ठीक है, वो नहीं चाहते कोई कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करना, ठीक है, वो बच्चे चाहते हैं मतलब, तो वो 2 साल तक प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे के लिए अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल कोहिबिशन से, लेकिन उनका बच्चा नहीं हो रहा है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनफर्टाइल बोलेंगे, ठीक है। अगर 2 साल तक वो 2 साल तक वो क्या कर रहे हैं, कॉपुलेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इनकैपेबल हो जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो इनफर्टाइल है कहीं ना कहीं। द रीज़न ऑफ दिस में भी फिजिकल हो सकता है, कोजेनाइटल डिसीज़ हो सकता है, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। इनफर्टाइल होने का बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कोजेनाइटल हो मीन्स जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हो, डिसीज़ हो सकता है, अगर किसी प्रकार का बॉडी में बीमारी हुआ हो तो भी मतलब इनफर्टाइल हो गए। ड्रग्स अब्यूज़ कर रहे हैं तो इनफर्टाइल होंगे ही, क्योंकि ड्रग्स अब्यूज़ करेंगे, ज़्यादा इनटेक हो जाएगा तो बॉडी के जो ऑर्गन हैं धीरे धीरे काम करना अपना बंद ही कर देंगे। इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल, थोड़े जो पागल टाइप के लोग होते हैं तो उनके अंदर भी क्या होता है, वो इनफर्टाइल ही हो जाते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं, जैसे जो लोग इनफर्टाइल हैं उनके लिए भी कुछ टेक्निक्स दी गई हैं ताकि वो भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनके पास भी बच्चे रहें खुद के, ठीक है। जैसे पहला है आर्ट का फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। दीज आर द टेक्नोलॉजी यूज टू करेक्ट द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम। सम और
देम आर यूज्ड बिलो। ठीक है, ये ऐसी टेक्निक्स है जिससे इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स को सही किया जा सकता है। जैसे कुछ यहाँ दिए गए हैं, पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको बोलते हैं IVF, और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ठीक है, ये बहुत कॉमनली सुने होंगे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ये लैब में, जैसे ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, जिसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे ओवम और मेल को दोनों को ही बाहर फर्टिलाइज करते हैं। यहाँ पे ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। फिर ये जब ये जाइगोट को क्या करते हैं, या तो अगर जाइगोट को इंटर कराएंगे तो किसके प्रोसेस के थ्रू कराएंगे, इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। इसको फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट करा देंगे फीमेल को। अगर मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में ही फीमेल का मतलब गैमिट है ये ओवम, और ये मेल का जो स्पर्म यहाँ पे मिला, तो क्या बना, फर्टिलाइजेशन हुआ। तो अगर ये जाइगोट से क्या बन गए, एम्ब्रियो अगर आगे डिफ्रेंशिएट कर गए, तो इसको क्या करते हैं, यूट्रस में इंटर कराते हैं। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। In this method, ova from the female या फिर donor and sperm from the husband or donor are collected, are induced to form the zygote under the stimulated condition in laboratory. This is followed by the embryo transfer, ET। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया कि अगर मान लीजिए मेल में प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल में प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, डोनर फीमेल से ले लिए। अगर मेल में प्रॉब्लम है, फीमेल में नहीं है, तो डोनर मेल से ले लिए, या फिर दोनों ही सही है फिर भी इनफर्टाइल है, तो दोनों का ही मतलब स्पर्म और ओवम लिया जाएगा, हस्बैंड वाइफ का। उनको क्या किया जाएगा, एक टेस्ट ट्यूब में फीमेल का ओवम लिया जाएगा, मेल का स्पर्म। यहाँ फर्टिलाइजेशन कराते हैं और यहाँ पे क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, ये लैब में प्रोसेस होगा। और जब ये जाइगोट बन जाएगा तो इसको ट्रांसफर करेंगे दो टाइप का। पहला क्या है, जिप्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ठीक है, इसको क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में इसका ट्रांसफर करते हैं, किसका, जाइगोट का। ट्रांसफर ऑफ द जाइगोट और द अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर इनटू फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे जिप्ट में क्या होता है कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पे ओवम और स्पर्म का मेटिंग हुआ, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट। अगर ये जाइगोट को ही अगर चाहते हैं फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करना, तो क्या करेंगे, जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ये केवल 8 सेल तक है, 8 सेल ब्लास्टोमियर, 8 सेल अप टू 8 सेल ब्लास्टोमियर हैं ये, इसीलिए इसको जाइगोट या फिर हम इसको अर्ली एम्ब्रियो कहते हैं। इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सीधे फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट करेंगे, यूट्रस पे नहीं करेंगे। ठीक है, वहाँ फैलोपियन ट्यूब से क्लीवेज करेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और इसके बाद फिर क्या होगा, यूट्रस में धीरे धीरे आगे आके फिर इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक, फिर बात करते हैं IUT मीन्स इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर में, ट्रांसफर ऑफ द एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूट्रस। इसमें क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे क्या होगा, फीमेल गैमेट आ गया ओवम, और ये हो गया मेल गैमेट स्पर्म। यहाँ पे क्या फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। अब जाइगोट के बाद और डिवीजन हुआ, एम्ब्रियो बन गया, पूरी तरीके से एम्ब्रियो बन गया। इस बार 8 सेल नहीं है, 8 सेल ब्लास्टोमियन नहीं है, वो तो अर्ली एम्ब्रियो हो गया, वो तो जाइगोट हो गया। वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन जो यहाँ पे एम्ब्रियो बना है इस जगह पे, ये अब सीधे ट्रांसफर कहाँ होगा, यूट्रस में होगा। तो अगर यूट्रस का ट्रांसफर अगर यूट्रस में ट्रांसफर कराना है किसको, एम्ब्रियो को, तो वो 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जो ये एम्ब्रियो है ये 8 ब्लास्टोमियर सेल से ज़्यादा होना चाहिए। तो IUT में यही होता है, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होगा वो 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा होगा, और उसको कहाँ ट्रांसफ़र कराते हैं, यूट्रस में। और जिफ्ट में क्या होता है कि ट्रांसफ़र कराते हैं जाइगोट का या फिर अर्ली एम्ब्रियो का अप टू 8 ब्लास्टोमियर, वो भी कहाँ होगा, ये फैलोपियन ट्यूब में। जहाँ 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हुआ तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, वो अच्छा एम्ब्रियो हो जाएगा, तो उसको कहाँ करेंगे, यूट्रस में करेंगे। लेकिन जब वो 8 ब्लास्टोमियर तक रहेगा, वो अर्ली एम्ब्रियो तक रहेगा, जाइगोट तक रहेगा, तो उसको फैलोपियन ट्यूब में कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, एम्ब्रियो फॉर्म बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन। यहाँ इन वीवो का मतलब होता है कि इनसाइड, फीमेल के अंदर हो रहा है। विट्रो में क्या होता है, आउटसाइड होता है, और वीवो में क्या होता है कि फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल एंड इज आल्सो यूज्ड फॉर अ सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि फीमेल के अंदर गैमिट बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसी फीमेल में क्या करते हैं कि फर्टिलाइजेशन उसकी बॉडी में ही कराते हैं, कि बाहर से उसमें गैमिट को इंजेक्ट कर देते हैं, और इसके बाद फिर क्या करते हैं, उसके अंदर वो कंसीव नहीं कर पा रही है, फिर इसके बाद वो कंसीव कर लेती है।
यहाँ पे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फीमेल के अंदर होता है। अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रही है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर होता है। सच ट्रांसफर टू एसिड दैट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, जो खुद से कंसीव नहीं हो पा रही है, खुद से मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, उनके लिए ये है, ठीक है। उनके बॉडी में ही क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, ठीक है, बाहर से। सेकंड है गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे गिफ्ट दिया जा रहा है, इसको फुल फॉर्म है गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम फ्रॉम ए डोनर इनटू द fallopian tube of the another female who cannot produce ovum but can provide suitable condition या environment for fertilization and development। ऐसी वुमेन जो मतलब ओवम खुद नहीं प्रोड्यूस कर रही लेकिन उनकी बॉडी क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए और जो अदर इम्प्लांटेशन है, अदर प्रोसेस के लिए रेडी है, डेवलपमेंट के लिए रेडी है, सब कुछ वो कर रहे हैं, बस वो क्या रहे, ओवम रिलीज नहीं हो रहे उसकी ओवरी से। तो उस ऐसी वुमन को क्या दिया जाता है, गैमिट, उनके बॉडी में गैमिट, बाहर से फीमेल गैमिट इंजेक्ट कराया जाएगा, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में। क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही जो एम्पुलर रीजन है वहाँ पे ही क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, मिस फर्टिलाइजेशन करते हैं, और वहीं से क्या होगा, जाइगोट बनेगा, फिर क्लीवेज होगा उसमें, ठीक है। फिर क्लीवेज होने के बाद जब एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा कहाँ पे, यूट्रस में। यहाँ पे ट्रांसफर कराया जाता है ओवम फ्रॉम द डोनर, डोनर का मतलब दूसरी औरत से, दूसरी फीमेल से, ठीक है, क्योंकि ये जो फीमेल है इसके अंदर खुद से ओवम रिलीज नहीं हो रहा, बाकी ये सब कुछ सुटेबल कंडीशन और जो भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है फीटस के लिए सब कुछ इसकी बॉडी प्रोवाइड करेगी। तो इसमें यही होता है कि ट्रांसफ़र किया जाता है ओवम को कहाँ से, डोनर से फेलोपियन ट्यूब में ऑफ अनदर वुमेन हु कैन नॉट प्रोड्यूस द ओवम, ठीक है। ये कहाँ से लेते हैं, डोनर वुमेन से लेते हैं ओवम को, और कहाँ भेजते हैं, उस वुमेन के अंदर भेजते हैं जो खुद नहीं प्रोड्यूस कर पा रही ओवम को, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। और वो उसका बॉडी पूरा, जब ये ओवम उसको मिल जाएगा, फीमेल गैमेट मिल जाएगा, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो वो पूरा जितना भी प्रोसेस है उसके बाद का उसकी बॉडी खुद अपने आप से करेगी, सारा वो सुटेबल इन्वायरमेंट खुद प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इन द लैबोरेटरी प्रोसीजर इन विच सिंगल स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर इज इंजेक्टेड डायरेक्टली टू एन एग फ्रॉम फीमेल पार्टनर आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द फीमेल इन दी वुमेन यूट्रस। इसमें क्या होगा कि ये टेस्ट ट्यूब में, मीन्स ये लैब का प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, ये फीमेल का ओवम हो गया और यहाँ से स्पर्म को क्या करते हैं, बाहर फर्टिलाइजेशन करा के जाइगोट बना देते हैं, और इसी जाइगोट को कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, फीमेल के जो वुमेन है उसके यूट्रस में, ठीक है। यही है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, कि एक ही स्पर्म का क्या कराते हैं, ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, वो भी टेस्ट ट्यूब में, और ये जो जाइगोट बनेगा फिर इसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, इसी एम्ब्रियो को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करा देंगे फीमेल के यूट्रस में। अगर देखिए हमने पहले पढ़ा था कि जिफ्ट में क्या होता है कि जो अर्ली जाइगोट हो, सॉरी अर्ली एम्ब्रियो हो गए या फिर जाइगोट हो गए, इनको इंटर कहाँ कराते हैं, फेलोपियन ट्यूब में कराते हैं। लेकिन अगर एम्ब्रियो है तो उसको सीधे कहाँ कराएंगे, इम्प्लांट कराएंगे यूट्रस में, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। फोर्थ है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI टेक्निक। द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड और द डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू वजाइना और द यूट्रस ऑफ द फीमेल, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि जो सीमेन है उसको कलेक्ट करते हैं या तो हस्बैंड से या फिर डोनर, मेल डोनर से कलेक्ट करके इसको आर्टिफिशियली फीमेल के जो जेनाइटल ट्रैक है उसमें, वजाइना के थ्रू उसके जेनाइटल ट्रैक यूट्रस में क्या करते हैं, इंजेक्ट करा देते हैं। क्योंकि जो मेल पार्टनर है या तो वो इनकैपेबल है इंसेमिनेट करने के लिए, या दूसरा उसका स्पर्म काउंट क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है वो कम है, ठीक है। ये दो ही रीज़न होते हैं AI के, मीन्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इनटू द यूट्रस इसका इज नोन एज द इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। जो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जा रहा है कि यहाँ पे जो मेल का पेनिस इंसेमिनेशन नहीं करा रहा है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जा रहा है, ठीक है, सीमेन का फीमेल के यूट्रस में। इसे हम क्या बोलते हैं, IUI, इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। यहाँ पे यूट्रस में क्या करते हैं, इसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कराया जा रहा है। दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर द मेल पार्टनर हैविंग इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट फीमेल और द लो स्पर्म काउंट। ये उन मेल के लिए मतलब बेनिफिशियल है, अच्छा है, जो मेल पार्टनर इनकैपेबल है इंसेमिनेट करने के लिए, ठीक है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, मिस यूट्रस में, और
लो स्पर्म काउंट उन पार्टनर जो मेल पार्टनर हैं जिनके स्पर्म काउंट्स क्या है, कम है। दूसरा क्या है, वो इनकैपेबल है या उनके अंदर इनएबिलिटी है क्या करने की, इंसेमिनेट करने की फीमेल की बॉडी में, मतलब फीमेल के वजाइना में। आगे चलते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ आर्ट की प्रॉब्लम क्या है कि ये तो बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो इनफर्टाइल है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इसके भी हैं। पहला, इट रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशंस, देयरफॉर दिस फैसिलिटी आर अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर। ये क्या करती है, इसमें एक स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल मतलब एक अच्छा जानकार प्रोफेशनल डॉक्टर रहना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसमें बहुत पैसा लगता है, ठीक है, इसके इंस्ट्रूमेंट वगैरह में। और ये सिर्फ फैसिलिटी कहाँ अवेलेबल है, बहुत कम सेंटर्स पे अवेलेबल है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है और इसमें स्पेशलाइज प्रोफेशनल डॉक्टर वगैरह चाहिए इस वजह से। सेकेंड है इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम। कुछ इमोशनल, रिलीजियस और सोशल प्रॉब्लम्स हैं। एक और बात लिखी गई है, कुछ अच्छी बात, लीगल एडॉप्टेशन इज गुड मेथड फॉर कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट जो है, इंडिया की गवर्नमेंट, ठीक, उसने क्या कहा है कि लीगली आप किसी भी बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं जो अनाथ है, ताकि आप पेरेंटहुड का मजा ले सकें। ठीक है, कि आपको अगर मान लीजिए एक कपल है, वो इनफर्टाइल है, उनके बच्चे नहीं हैं, तो वो आर्ट कराने से अच्छा है कि क्या करे, वो लीगल एडॉप्ट कर ले, किसी बच्चे को लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे एडॉप्ट कर ले, ताकि उस बच्चे को भी माँ बाप मिल जाए, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट मिल जाए, उसके भी एक फैमिली मिल जाए, सब कुछ उसको मिल जाए, और जो कपल है वो भी पेरेंटहुड हो जाए, ठीक है, उनको भी बच्चा मिल जाए, तो ये भी अच्छा है। आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैच द फॉलोइंग, थर्ड वाला क्वेश्चन। लैक्टेशनल अमोनेरिया ये क्या है, नेचुरल मेथड था, तो इसमें क्या था, ब्रेस्ट फीडिंग वाला, ठीक। आयोडीज क्या थे, ये आयोडीज थे, इंसर्ट कहाँ किए जा रहे थे, यूट्रस में किए जा रहे थे, जैसे कि एक आयोडीज था लिपलॉप्स, नॉन मेडिएटेड आयोडीज। स्टरलाइजेशन में क्या था, वेक्सेक्टोमी, यहाँ पे क्या था, मेल पार्टनर का जो वर्स्ट डिफरेंस है उसको क्या करते थे, कट करके टाई कर दिए जाते थे। ये क्या है, रिवर्सिबिलिटी इसकी पुअर है। ओरल कंट्रासेप्ट की बात करते हैं, सहेली, जो वीक में एक बार पिल लिया जा रहा था, इसीलिए इसको लिखा गया है वंस अ वीक पिल, ये कंट्रासेप्टिक मेथड है। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड एंड फिल अप विथ 4 प्लेस, ठीक। जैसे कि पहला दिया गया है मेल वेसेक्टोटोमी, तो फीमेल में क्या होगा, ट्यूबेक्टोटोमी होगा, ठीक है, इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके फिर टाइट कर दिया जा रहा है। LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग आयोडी है, तो मल्टीलो 375 क्या था, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज था ये। IUD इंट्रा यूट्रिन डिवाइस है, तो IUI क्या है, ये देखिए IUI क्या है, ये रहा इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन, ठीक है, ये रहा, इस तरीके का फुल फॉर्म आप देख के कर सकते हैं। बाकी और जितने भी क्वेश्चंस है देखिए, ये भी मैच द फॉलोइंग है, और जो भी और सारे क्वेश्चंस हैं आप इसको करिए। अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप वहाँ पे कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और यहाँ मेरे चैनल पे आने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी ये PDF हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।